स्वागत है कमल, नई परख के मंच पर आपका। और ये आपका ही मंच है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कमल की हाल ही में प्रकाशित पुस्तक से जुड़ा हुआ है। ये पुस्तक है जो उन्होंने अंग्रेजी में लिखी है, आदिवासी और वनवासी, ट्राइबल इंडिया एंड पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व। ये पेंगुइन रैंडम हाउस विंटेज ने इसी वर्ष प्रकाशित की है। इस पुस्तक में परिचय समेत 7 अध्याय हैं। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कि उस संगठन का अध्ययन है जिसे वनवासी कल्याण आश्रम कहा जाता है। चूंकि हम लोगों ने इसलिए जरूरी समझा कि इस किताब की ऊपर हम चर्चा करें, क्योंकि ये वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के की स्थापना का 100वां वर्ष है और संघ पूरे देश में अपने अपने 100वें वर्ष के कार्यक्रम मना रहा है। तो ये मौका है कि जो कमल का अनुसंधान है उसका लाभ उठाकर हम नई परख के दर्शकों के सामने न केवल संघ के एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन की जानकारी रखें, बल्कि कुछ और भीतर जाएं और संघ का जो राजनीति के साथ रिश्ता है उसका भी संधान करें। तो मैं इस कार्यक्रम में कुछ प्रश्न कमल से पूछूंगा जो मेरी जिज्ञासाएं होंगी, और कमल अपने अनुसंधान के आधार पर मेरी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। और मुझे लगता है कि ये काफी ज्ञानपूर्ण और जानकारी से भरा हुआ कार्यक्रम होगा। तो कमल, एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न आपकी पुस्तक के संदर्भ में ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा ये दावा करता है कि उसकी राजनीति में दिलचस्पी कम ही है, थोड़ी बहुत है, लेकिन राजनीति में उसकी दिलचस्पी कम ही है। मुख्य तौर पर उसकी दिलचस्पी समाज रचना में है, हिंदुओं के जागरण में है और हिंदुत्व की एकता में उसकी दिलचस्पी है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जब वो वनवासी कल्याण आश्रम जैसा संगठन बनाता है तब वो आदिवासियों के बीच में, वो आदिवासी शब्द तो नापसंद करता है, लेकिन हम आदिवासी शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे। आदिवासियों के बीच में उनकी जो गोलबंदी करता है अपने सामाजिक कार्य के जरिए, अपने सांस्कृतिक कार्य के जरिए, अपने विचारधारात्मक कार्य के जरिए, उस गोलबंदी को वो चुनाव के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैसे चैनलाइज करता है, इसकी विधियां और युक्तियां क्या हैं? क्योंकि जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होता है तो हम लोग सोचते हैं कि भाई संघ का आदिवासियों में काफी काम है वनवासी कल्याण आश्रम के जरिए। जब झारखंड में चुनाव होता है तब भी हम इसी तरह से सोचते हैं। जब उत्तर पूर्व में चुनाव होता है तब भी हम इस प्रकार से सोचते हैं। उड़ीसा में चुनाव होता है तब भी हम इस प्रकार से सोचते हैं। ये आदिवासी क्षेत्र हैं। तो आदिवासियों में जो धीरे धीरे लगातार बिना रुके हुए लंबे अरसे से संघ काम कर रहा है वनवासी कल्याण आश्रम के जरिए, तब वो कैसे उसको चैनलाइज करता है कि वो आदिवासी जो उसके प्रभाव में हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में वोटर बन जाए? नमस्कार अमित सर, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपके साथ मुझे बातचीत करने का मौका मिल रहा है इस किताब पर। जो आपका प्रश्न है, उस प्रश्न का जो एक सीधा-सा जवाब है वो ये कि यहाँ भी अगर हम इन लोगों से जब बातचीत करते हैं, इनके एक्टिविस्ट से, तो वही उनकी दावेदारी रहती है कि भाई हम लोग तो समाज का काम कर रहे हैं, सेवा का काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं हिंदू समाज एक हो। बल्कि कई सीनियर एक्टिविस्ट ने मुझसे बातचीत में ये भी कहा कि देखिए हम तो एक एजेंडा पे काम कर रहे हैं और अगर उस एजेंडा को कांग्रेस भी मान ले और उसके हिसाब से काम करने लगे तो उसे भी चुनावी फायदा हो सकता है। लेकिन हमारी बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मानती है और इसके कारण से उसे लाभ होता है। लेकिन ये सब ऊपर की दिखावे की बातें हैं। जो वनवासी कल्याण आश्रम का गठन हुआ 1952 में, तो उस समय मुख्य चिंता यही थी कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनके काम का विरोध किया जाए, उनके काम को या उनके प्रभाव को रोका जाए। और इसमें काफी हद तक जो उस समय के कांग्रेस के नेता थे उनकी चिंताएं भी शामिल थी। पंडित रविशंकर शुक्ल थे, संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री थे वो, और वे बड़े इस चीज से परेशान रहते थे कि जहां भी मैं जाता हूं मुझे जय यीशु या जय झारखंड जैसे नारे सुनने पड़ते हैं। उन्हें लगता था कि शायद हो सकता है कि एक नए देश की मांग होने लगे, आदिवासिस्तान, और उसमें ईसाई लोग चले जाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि उनके मन में एक मोह रहा हो कि जो भी आदिवासी हैं वो हिंदू ही रहें और हिंदू ही रहें, उनका धर्मांतरण ना हो। तो शुरुआती दौर में इन लोगों ने इस तरह से अपना काम शुरू किया और लंबे समय तक, कई दशकों तक ये काम करते रहे। लेकिन जैसे आपने अपनी पुस्तक में दिखाया है, जो आरएसएस से संबंधित आपकी पुस्तक है, कि बाला साहब देवरस के समय से जो राजनीतिकरण की प्रक्रिया है
वनवासी कल्याण आश्रम की वो और ज़्यादा तेज हुई। शुरुआती दौर में कुछ स्थानों पर इनका काम रहा, पर 1970 के दशक के आखिर से इन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में और देश के दूसरे भागों में अपने काम का विस्तार किया। तो ऐसी स्थिति में जो इनका काम धीरे-धीरे बढ़ा, तो अपने स्कूलों के माध्यम से और अन्य सामाजिक सेवाओं के माध्यम से इनकी यह कोशिश होती है कि इनकी एक पैठ बने, इनके प्रति एक सद्भाव विकसित हो उस क्षेत्र में। और जब चुनावों का मौका होता है, तो काफ़ी हद तक, पूरी तरह से तो नहीं, पर काफ़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के चयन में इनकी बात भी मानी जाती है। कम से कम इतना ज़रूर होता है कि अगर ये किसी उम्मीदवार को वीटो कर दें, एकदम उसके नाम पर सख्त मनाही कर दें, तो उसे फिर टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब वो उस तरह के उम्मीदवार सामने आते हैं, तो इनके जो अपने कार्यकर्ता हैं, वो भी चुनाव में सक्रिय होते हैं। और जो एक ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, वो है दीर्घकालिक प्रभाव, एक सद्भाव का विकास, कि अगर उनके स्कूल चल रहे हैं, अगर उनकी मेडिकल सेवाएँ चल रही हैं, तो आम तौर पर आदिवासी यह मान कर चलते हैं कि जिन उम्मीदवारों को यह समर्थन दे रहे हैं, उनके भीतर ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छी बात होगी। तो ये तो एक तरीका रहा। दूसरा तरीका एक और है कि ये चुनावों के समय जो वनवासी कल्याण आश्रम है, उसका एक ढांचा है जो सेवा के आधार पर काम करता है, लेकिन कई सारे अग्रेसिव मुद्दे जो हैं, ये उठाते हैं। जैसे धर्मांतरण का मुद्दा, घर वापसी जिसे कहा जाता है इनकी शब्दावली में, या फिर डिलिस्टिंग का मुद्दा। तो इन मुद्दों को खुद वनवासी कल्याण आश्रम नहीं उठाता है। डिलिस्टिंग से आपका क्या तात्पर्य है? आप दर्शकों को समझा दीजिए। जी, डिलिस्टिंग का मतलब ये है कि एक अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पूरी कैटेगरी है। अब उस कैटेगरी में से ये इनकी माँग है वनवासी कल्याण आश्रम की, कि जो लोग ईसाई धर्म की तरफ चले गए हैं या जो लोग इस्लाम अपना चुके हैं, उन्हें उससे बाहर कर दिया जाए। क्योंकि ये उन्हें एक आरक्षण तरीके के से लाभ ना मिले, सीधी बात ये है। आरक्षण के लाभ ना मिले, और जो भी चुनाव लड़ने का मामला हो, नौकरी का मामला हो, इससे पूरी तरीके से अलग हो जाए। तो इसकी मांग करने के लिए भी उन्होंने एक संगठन बना रखा है, जनजातीय सुरक्षा मंच। और तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो अग्रेसिव मुद्दे हैं, जिस पर कि ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश करते हैं, तो ये थोड़ी दूरी रखते हैं उससे अपने तौर पर, लेकिन इन्हीं के एक्टिविस्ट इन संगठनों से जुड़कर एक मोबिलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, एक पोलराइजेशन करने की कोशिश करते हैं, और उससे भी चुनाव को प्रभावित करते हैं। क्योंकि इस तरह के पोलराइजेशन से दो काम होते हैं। एक तो जो हिंदुआइज्ड ट्राइबल्स हैं, वो ये मानते हैं कि उनके खिलाफ जो षड्यंत्र करने वाले लोग हैं या उनका हक खाने वाले जो लोग हैं, उसके खिलाफ वनवासी कल्याण आश्रम काम कर रहा है। और इसके साथ ही साथ वो गैर आदिवासी हिंदुओं को भी एक संदेश देने में सफल होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि दो तरह के जो तरीके हैं, एक जो सेवा कार्यों के माध्यम से एक दीर्घकालिक रूप से असर छोड़ना आदिवासियों पर, और दूसरा कि अपना जो एक ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, वो अपने ही एक्टिविस्टों के द्वारा बनाए गए कुछ संगठनों के माध्यम से वो करने की कोशिश करते हैं, और इस तरीके से ये चुनाव पर प्रभाव डालते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है कई बार। तो आपकी बात का मतलब ये है कि वनवासी कल्याण आश्रम हो, चाहे जनजाति सुरक्षा मंच हो और भारतीय जनता पार्टी, इनके बीच में एक ओवरलैपिंग, एक परस्पर व्यापी रिश्ता है। बिल्कुल। ये लोग एक दूसरे से लगातार मिलते-जुलते रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे की रणनीति को पुष्ट करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जब आदिवासी क्षेत्रों में चुनाव लड़ती है, तो वनवासी कल्याण आश्रम का टिकट के बँटवारे में काफ़ी भागीदारी रहती है, निर्णायक भागीदारी टिकट के बँटवारे में रहती है। क्या कभी-कभी ऐसा भी होता है कि भाजपा वनवासी कल्याण आश्रम की सिफ़ारिश को न माने और दूसरे प्रभावों के तहत टिकट दे दे? उस वक़्त वनवासी कल्याण आश्रम क्या करता है? उस तो वक़्त ऐसा भी वनवासी तो हो गया होगा, ऐसा कई बार देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह, हर वक़्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठनों की सिफ़ारिश को नहीं मानती है। उससे संघ के जो पदाधिकारी होते हैं, वो नाराज़ भी होते हैं। गोवा में तो उन्होंने उनमें से कुछ ने भाजपा के खिलाफ एक मुहिम भी चला दी थी। हालाँकि ऐसा कम ही होता है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएँ भी होती रहती हैं। उम्मीदवारों के संदर्भ में सीधे तौर पर मैं कुछ उदाहरण अभी नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मुद्दों के संदर्भ में ज़रूर यह बात होती है कि जिस मुद्दे को वनवासी कल्याण आश्रम बिल्कुल अपने लिए कोर मुद्दा मानता है, अगर भारतीय जनता पार्टी उसकी उपेक्षा करती है, तो काफ़ी समय तक ये खामोश रह जाते हैं, या कई बार ये चुनाव में भी शांत हो जाते हैं। कम से अच्छा। कम यह माना जाता है कि जो 2015 में इन्होंने एक विज़न डॉक्यूमेंट जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आदिवासियों के लिए जो पेशा और वन अधिकार जैसे कानून बने हैं, उसे सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए। लेकिन जब उसे सही तरीके से लागू नहीं किया गया, तो जो अगले चुनाव में 2018 में, वहाँ पर उन्होंने छत्तीसगढ़ में और बाद में झारखंड में जो विधानसभा चुनाव हुए, वहाँ पर भी काफ़ी कम सक्रिय भूमिका निभाई।
तो अच्छा। इसका थोड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा माना जाता है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि और जो बड़े मुद्दे होते हैं, उस संदर्भ में कई बार ये खामोश भी रह जाते हैं। जैसे किरण रिजिजू ने एक बार कहा कि मैं बीफ खाता हूँ और मुझे कोई बीफ खाने से नहीं रोक सकता है। हुँ, अब इनका जो कोर बिलीफ है वो यही है कि गोहत्या नहीं होनी चाहिए, जो गाय कमान से उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए बेचे जाने पर। लेकिन सिर्फ मैंने किरण रिजिजू का नाम लिया, मेघालय में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने भी यही कहा था। तो ऐसे अवसर जब आते हैं तो ये खामोश रह जाते हैं। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जो वनवासी कल्याण आश्रम है, उसका एक जो सूत्र वाक्य है, वह है तू और मैं एक रक्त। हुँ, यानी कि सभी के सभी जो अनुसूचित जनजाति या आदिवासी लोग हैं, वो वनवासी हैं, वो हिंदू हैं। और उसमें वो कोई फ़र्क नहीं मानते हैं कि वो हिंदू हैं या नहीं, ये उनके लिए डिबेट की बात नहीं है। ये मोहन तो भागवत का वो जो दलील है कि हम सबका डीएनए एक है, ये उसी जी, की एक अभिव्यक्ति है मतलब। जी, तू जी, और मैं बिल्कुल। एक रक्त मतलब ये है कि सबका डीएनए एक है। हुँ। लेकिन जी, वो ये मानते हैं कि जिन लोगों ने दूसरे धर्म को अपना लिया, वनवासी कल्याण आश्रम के लोग, वो तो हाँ, हमसे अलग हैं, हुँ, क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के बारे में। अच्छा, लेकिन अच्छा। यहाँ पर जैसे कि वो कहते हैं कि वनवासी शब्द उनके लिए बड़ा एक कोर बिलीफ का शब्द है। लेकिन 2023 में बिरसा मुंडा की जयंती से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी परियोजना की घोषणा की आदिवासियों के लिए, जिसे जो एक प्रधानमंत्री जनमन योजना कहा गया शॉर्ट फॉर्म में। और इसका फुल फॉर्म ये था कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी महायोजना, हुँ, महान्याय योजना। हुँ, तो इसमें अगर हम ध्यान देंगे तो वो जनजाति शब्द अगर आ गया तो आदिवासी कहने की जरूरत नहीं थी। हुँ, पर प्रधानमंत्री ने इसमें आदिवासी शब्द जोड़ा, क्योंकि शायद उस समय राहुल गांधी बार बार इस मुद्दे को उठा रहे थे, तो उनका वो जवाब देना चाहते थे कि हम भी आदिवासियों का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ भी वनवासी कल्याण आश्रम खामोश रह गया कि उनका जो कोर बिलीफ है कि कोई आदिवासी नहीं है इस देश में, सभी के सभी लोग या तो आदिवासी हैं या फिर जो जंगलों में रहते हैं या जो जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं वनवासी हैं, उसकी हुँ, प्रधानमंत्री ने उपेक्षा की। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कई बार जब इनके जो प्रमुख मुद्दे उनकी उपेक्षा होती है तो चुनाव में शांत रह जाते हैं, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ता है। और कई बार जो इनकी खामोशी होती है वो इस तरीके की होती है कि चलो इतना तो बात समझना ही पड़ेगा, इतनी बात तो माननी ही पड़ेगी। उनकी भी कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं, उसके अनुसार वो काम कर रहे हैं। जी। अच्छा, आपकी तरह मैंने भी संघ का कुछ अध्ययन किया है, आपने मेरी पुस्तक का भी ज़िक्र किया। मैं सोचता रहता हूँ, उस पे बोलता रहता हूँ, चर्चाएँ होती रहती हैं। लेकिन एक चीज़ की जानकारी मुझे कभी नहीं मिलती, कोई बताता नहीं है, मैं पूछता भी हूँ कि आखिरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो सांगठनिक ढाँचा है, उस सांगठनिक ढाँचे का कानूनी रूप क्या है? जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने एक मीडिया प्लेटफ़ॉर्म बनाया, तो हमने एक मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का जगह रजिस्ट्रेशन करवाया, हमने उसका एक करंट अकाउंट खोला और बिना उस रजिस्ट्रेशन के वो करंट अकाउंट नहीं खुल सकता था। सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, तब आपका एक कानूनी वजूद बनता है। तो संघ किस रूप में रजिस्टर्ड है, ये कम से कम मुझे नहीं पता है। इतना बड़ा संगठन है, जो पूरे देश में है, फैला हुआ है और वो 100 साल से चल रहा है। आज़ादी के पहले से 1925 से स्थापित हुआ था। 1947 के बाद से लगातार चल रहा है। इतनी सरकारें आईं, सर उनको उसके ऊपर प्रतिबंध भी लगाए गए, प्रतिबंध हटाए भी गए। इसके बावजूद भी आज तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस रूप में संगठन चल रहा है। तो वनवासी कल्याण आश्रम के अध्ययन करने के ज़रिए क्या आपको इस प्रकार के तथ्य मिले कि वनवासी कल्याण आश्रम क्या किसी एसोसिएशन के रूप में रजिस्टर्ड है? या वो किसी एनजीओ के तौर पर रजिस्टर्ड है या वो किसी किस रूप में रजिस्टर्ड है वनवासी कल्याण आश्रम? आखिरकार जो वनवासी कल्याण आश्रम की गतिविधियाँ हैं, उनको चलाने में पैसे खर्च होते होंगे। कहीं न कहीं से उनके पास पैसे आते भी होंगे। वो पैसे किसी न किसी अकाउंट में रखे जाते होंगे। उन्हें अपना काम चलाने के लिए पूरे भारत में कुछ न कुछ संपत्तियाँ खरीदनी पड़ती होंगी। तो ये तो सब कानूनी कामकाज है ना? हुँ, तो ये सब बिल्कुल। कैसे होता है उनका? जी। नहीं, कम से कम जो वनवासी कल्याण आश्रम है, उसने अपने आप को रजिस्टर्ड किया है एक संगठन के रूप में। और हुँ, वो बाकायदे जब उनका अगर हम मेन ऑफिस जो हेडक्वार्टर है, मुख्य कार्यालय, हुँ। वहाँ अगर हम जाएँगे तो देखेंगे तो उसपे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा होता है। अच्छा। यानी कि उन्होंने खुद को एक एनजीओ के रूप में रजिस्टर्ड किया है। हुँ, और ये जो पूरा संगठन है, उसका एक केंद्रीय स्तर हो गया, फिर हुँ, अलग-अलग प्रांतों में इनके संगठन हैं। यानी हुँ, कि इन्होंने अपने हिसाब से देश को प्रांत में बाँट दिया है। हुँ, और हुँ, ये प्रांत जो हैं, जो राज्य होते हैं, उन्हीं के तकरीबन समरूप हैं। लेकिन हुँ, कुछ जो बड़े राज्य हैं, वहाँ पर उन्होंने 2 प्रांत बना दिए हैं। हुँ, और वहाँ पर अलग-अलग तरीके के राज्य स्तरीय संगठन हैं, हुँ, जिसको कि ऊपर से जो केंद्रीय वनवासी कल्याण आश्रम हो गया, वह उसको मैनेज करता है। तो ये इनकी ये कोशिश रहती है कि हुँ, जो इनको फंड मिले, वो कुछ सरकारी मदद भी मिल पाए, क्योंकि जब
कांग्रेस का शासन हुआ करता था राज्य स्तर पर, जैसे मध्य प्रदेश में, केंद्र में भी, तो इनको इनकी यह कोशिश होती थी कि ये इनके जो भी काम हो वो आदिवासियों के कल्याण के काम में ज़्यादा दिखें, और उस समय उनको कांग्रेस की सरकारों से भी कुछ मदद मिला करती थी। तो ये जो एक तथ्य है, उससे इनको एक सुविधा हुई कि अगर ये इस रूप में काम करते तो ज़्यादा बेहतर तरीका है। हालाँकि जब आरएसएस जब इमरजेंसी लगी तो इनके नेतागण भी जेल में गए, लेकिन ये जो पूरा इन्होंने स्वरूप बना के रखा है, उससे इनको फंड लेने में, अपना काम करने में, चीज़ों को मैनेज करने में काफ़ी आसानी होती है। तो थोड़ी पारदर्शिता तो इसमें दिखती है, हालाँकि सार्वजनिक रूप से तो वो ये घोषित नहीं करते हैं कि उनके पास कितना फंड आया, किस मद में उन्होंने कितना खर्च किया, फंड का सोर्स क्या था, ये सब तो वो नहीं बताते हैं। हाँ, वो ये ज़रूर बताते हैं कि उनके कितने स्कूल चल रहे हैं, उनके कितने अस्पताल चल रहे हैं, किन-किन जगह पे किस-किस तरह के प्रकल्प में कहाँ-कहाँ लोग काम कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से उनके काम करने का एक तरीका होता है। जैसे कि मेरी छोटी-मोटी समझ है आदिवासियों के बारे में, तो आदिवासी जो हम लोग एक कैश इकोनॉमी, एक रुपए पैसे की जो नकदी इकोनॉमी है, जो हम बैंक के ज़रिए चलाते हैं, हम लोग उसमें जीवित रहते हैं। आदिवासी पारंपरिक रूप से उस तरह की जो कैश इकोनॉमी है, उसके साथ उनका रिश्ता आदिवासियों का नहीं होता है। तो ये आखिरकार आदिवासियों से चंदा लेके अपना काम करते हैं? कहाँ से इनके पास पैसा आता है? या कोई संगठन कुछ उन्हें मदद के लिए, कुछ काम चलाने के लिए पैसा देते हैं? ये सभी काम जायज़ तरीके से किए जा सकते हैं। मेरा ये कहना नहीं है कि ये काम नाजायज़ है, लेकिन होता कैसे है ये? इसका कुछ आपको आइडिया बना? जैसे शुरुआती दौर में तो जो जसपुर के राजा थे, हुँ, जो अभी जो एक नेता है भारतीय जनता पार्टी में, प्रभाव सिंह जुदेव, जो कि धर्मांतरण या घर वापसी के काम में सक्रिय रहते हैं, उनके दादाजी थे, हुँ, और इनके पिताजी को कैश लेते हुए पकड़ा गया था, हुँ, दिलीप हुँ, सिंह जुदेव। हाँ, हाँ। तो शुरुआती दौर में जसपुर में दिलीप उन्होंने सिंह एक बड़ा जुदेव के मशहूर वाक्य बोला था कि खुदा की कसम पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। जी, तो ये लोग मानते हैं कि असल में दिलीप सिंह जुदेव को फँसाया गया था, हुँ, हुँ, और दिलीप सिंह जुदेव जो थे, क्योंकि वो घर वापसी का काम कर रहे थे, तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो षड्यंत्र होता है, उसके तहत उनको फँसाया गया था, और उनकी मूर्ति 2023 में लगी। बस मैं इसको उल्लेख करूँगा, प्रभात सिंह जुदेव के प्रयास से, और मोहन भागवत जी गए थे उस मूर्ति का अनावरण करने जसपुर में। जी। तो उनके जो पिताजी थे, उन्होंने अपना ज़मीन दान दिया था, हुँ, और कुछ बिल्डिंग्स भी बनाने में उन्होंने मदद की थी, जसपुर में जब ये संगठन बना था तब। और उसके बाद इन्होंने एक काम शुरू किया जिसको ये लोग श्रद्धा जागरण नाम देते हैं। हुँ, हिंदू धर्म का प्रचार करना, कुछ यज्ञ का आयोजन हो जाए, कुछ रामचरितमानस का वितरण हो जाए। तो जो सेठ लोग होते थे, जो इस तरह के काम में रुचि रखते थे, तो शुरुआती दौर में उन्होंने इनकी काफ़ी मदद की, और जो गीता प्रेस के पोद्दार साहब थे, वो भी कई बार आ जाते थे इनके कार्यक्रमों में। महादेव इस तरह पोद्दार। हुँ, जी, तो इस तरह की चीज़ें से इनका काम चलता था। लेकिन मोटे तौर पर मुझे लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तो कुछ हद तक सरकारी मदद भी इनके काम को मिलती थी, कुछ प्रोजेक्ट्स के रूप में। लेकिन ज़्यादातर ये आदिवासियों से चंदा नहीं लेते हैं। हाँ, ये अगर कोई बहुत ही समृद्ध आदिवासी है, जो खुद को हिंदू मानता है, और वो कुछ चंदा देना चाहता है, तो ले ले। लेकिन मोटे तौर पर जो इस तरीके के अमीर लोग होते हैं, जो छोटे शहरों में भी होते हैं, बड़े शहरों में भी होते हैं, वो इनकी मदद करते हैं। और कुछ अगर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ इनकी मदद करते हो, तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, यह देखकर लगता है कि इनके पास संसाधनों की कमी नहीं है, हुँ, और काफ़ी हद तक जो उनके छोटे स्तर के कार्यकर्ता भी हैं, बहुत छोटे तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जैसे वनबंधु उनकी जो पत्रिका है, उसके संपादन कार्य से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनकी प्रधानमंत्री तक पहुँच है। वो आराम से जाकर उनसे मिलते हैं, उनकी बातचीत होती है, कुछ कार्यक्रम हुआ तो उसके बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी देते हैं। तो ये शायद एक हम सकारात्मक तरीका भी मान सकते हैं आरएसएस के काम करने का, कि जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो सीधे प्रधानमंत्री से मिल लेते हैं, प्रधानमंत्री उनको जानते हैं। तो संसाधनों के स्तर पर मुझे लगता है कि अभी इनको कमी नहीं है। जो सरकार की तरफ से मदद हो सकती है, वो होती है। जो सरकारी कुछ योजनाएँ होती हैं, उनको लागू करने में इनको लोग सम्मिलित होते हैं। जो अनुसूचित क्या इन्होंने जनजाति एफसीआरए क्लीयरेंस ले रखा है? एफसीआरए ले रखा है इन्होंने? ये फॉरेन इसके बारे करेंसी में मिले? जी, जी। जी, जी, इसके बारे में मुझे ठोस जानकारी नहीं है। जी, लेकिन ये ज़रूर है कि जो इन लोगों का जो काम करने जो इनके लोग हैं, वो अच्छे-अच्छे सरकारी पदों पर पहुँच गए हैं। हुँ, हुँ, जैसे अब जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, उसका जो चेयरमैन है, वो हुँ, आम तौर पर इस शासनकाल में वनवासी कल्याण आश्रम से संबंधित व्यक्ति ही रहे हैं। हर्ष हुँ, चौहान एक व्यक्ति हैं जो उससे संबंधित रहे हैं। हुँ, हुँ। जी। अच्छा, दूसरे अगर हम लोग आदिवासियों के राजनीतिक इतिहास में नज़र डालते हैं, तो हम पाते हैं कि उन्होंने कई सशस्त्र विद्रोह किए।
बिरसा मुंडा का नाम इसीलिए लिया जाता है कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक हथियारबंद लड़ाई लड़ी थी। सीधू और कानू का नाम लिया जाता है, मतलब कई इस तरह के हैं। और उसमें तो एक आदिवासियों की ये जो अपनी राजनीति है, उसके अंदर एक मिलिटेंट पहलू है, एक हथियारबंद हिंसा का, सशस्त्र हिंसा का उसके अंदर एक पहलू है। इस आदिवासियों के इस पहलू के साथ में वनवासी कल्याण आश्रम का क्या संबंध है? वनवासी कल्याण आश्रम इस पहलू को दबाता है या इसको उभारता है? क्योंकि हम देख चुके हैं कि उड़ीसा में एक बार एक पादरी और उसके बच्चों को कुछ लोगों ने जलाकर जान से मार दिया था। फादर स्टेंस नाम था शायद उनका, दारा सिंह नाम के व्यक्ति ने जला दिया था, क्योंकि उसका कहना था कि ये धर्मांतरण करते हैं। तो वो जो आदिवासी इतिहास में, आदिवासियों की राजनीति के इतिहास में जो हिंसा का पहलू है, जो मिलिटेंसी का पहलू है, उससे ये लोग कैसे निपटते हैं? क्या है उसके प्रति रवैया? एक बात तो ये है कि जो मिलिटेंसी आदिवासी हीरोज़ में, आदिवासी नायक या नायिकाओं में दिखती हैं, उसको ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इनका जो पूरा काम करने का तरीका है, उसका ये एक बहुत ही मज़बूत पहलू है कि जो भी आदिवासी नायक हैं या नायिकाएँ हैं, जो अतीत में जिनको बहुत ज़्यादा स्थान नहीं मिला, उनके इतिहास को ये उभार कर सामने लाते हैं। और जब ये उनके इतिहास को उभार कर सामने लाते हैं, तो उसमें भी एक बहुत ही रोचक प्रस्तुति होती है। जैसे हम सब जानते हैं कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन जब वनवासी कल्याण आश्रम उसे प्रस्तुत करता है, तो ये इस बात पर जोर देता है कि बिरसा मुंडा सबसे पहले ईसाई धर्म में गए, लेकिन उन्हें यह एहसास हुआ कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो कितना बुरा काम कर रही हैं, तो फिर से उन्होंने ईसाई धर्म को छोड़ा, फिर उन्होंने बिरसाइयत धर्म की एक शुरुआत की, और वो बिरसाइयत धर्म वैष्णव धर्म के काफी नजदीक था। और उनका जोर ये होता है कि वो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी तो थे, लेकिन उससे ज्यादा बड़े वो हिंदू धर्म के रक्षक थे, और उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज का विरोध किया। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट की एक नायिका है रानी गाइदिन्ल्यू, उनका वर्णन भी उन्होंने इसी रूप में किया है कि ऐसा, हालांकि उन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार नहीं किया था और वो जो वहाँ की एक जनजाति थी उसी से जुड़ी हुई थी, लेकिन जब वनवासी कल्याण आश्रम के लोग उनके बारे में लिखते हैं, उनके बारे में लेख लिखते हैं, उनके बारे में पुस्तकें लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं मानो वो हिंदू ही हों, और उनको बार बार बुलाकर सम्मानित करके उन्होंने एक तरीके से बहुत सारी बातें अपने पक्ष में कहलवा भी दी थी। रानी गाइदिन्ल्यू काफी समय तक जीवित थी, तो उन्होंने ये कहा, यहाँ तक कहा था कि खुद ही मुस्लिमों को बाबरी मस्जिद हिंदुओं को दे देना चाहिए। इस तरीके से वो जो आदिवासी नायक और नायिकाएं हैं, उनके इस तरीके के संघर्ष को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वो इस बात के हामी नहीं है कि अभी जो वनवासी लोग हैं वो इस तरह के संघर्ष की दिशा में जाए। तो जो आदिवासियों के संघर्ष का एक हिस्सा तो हम कह सकते हैं कि माओवादी आंदोलन भी है, लेकिन जब उसका दमन होता है, जो सरकार करती है, और उससे जब निर्दोष आदिवासी भी विस्थापित होते हैं, उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ता है, तो वनवासी कल्याण आश्रम को कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ तक कि जब सलवा जुडुम अभियान चलाया गया 2005 में, तो वनवासी कल्याण आश्रम ने उसका समर्थन किया, भले ही उसमें खुद आदिवासी युवकों को बंदूक दे दिया गया, दूसरे आदिवासियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए उकसाया गया, और आदिवासी बहुत ज्यादा विस्थापित हुए। तो इस वर्तमान समय में वो पूरी तरीके से जो भारतीय राज्य है उसके पक्ष में खड़े हैं। उनका ये पूरा भरोसा है कि अगर कोई सशस्त्र विद्रोह करता है तो उसका दमन होना चाहिए। तो अतीत के नायकों की वंदना, उनका एक तरीके से महिमा गान, और उनको हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में प्रस्तुत करना, और वर्तमान समय में किसी भी प्रकार के ऐसी गतिविधि को एक संदेह की नजर से देखना, ये वनवासी कल्याण आश्रम की विशेषता है। यहाँ तक कि जब वो भी अपना कुछ विरोध जताते हैं, तो विरोध वो बातचीत करके, पत्र लिखकर, प्रेस रिलीज जारी करके, मेमोरेंडम जारी करके ही करने पर भरोसा करते हैं। तो ये इस तरीके से पूरा अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्य तौर पर कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं, मुख्य बात ये है। और वो सशस्त्र आदिवासियों को सशस्त्र रूप से गोलबंद करने में उनका यकीन नहीं है। आपकी बातचीत से ही लगता है, भले ही अतीत में जो उनके विद्रोह हैं उनका वो गुणगान करें। नहीं, इसमें ये भी है कि कानून के दायरे में तो धरना करने की इजाजत है, प्रदर्शन करने की इजाजत है, आदिवासियों को मोबिलाइज करके दिल्ली में लाने की इजाजत है, अगर उनके पक्ष में बने कानून ठीक से लागू नहीं हो रहे हैं तो। लेकिन इन सब पर भी इनका भरोसा नहीं है। इन सब पे भरोसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल है कि हम जाएंगे, मेमोरेंडम लिखेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे, गृह मंत्री से मिलेंगे, आदिवासी मामलों के मंत्री से मिलेंगे, और उस तरीके से दबाव डालेंगे, काम हो जाएगा। तो ये इनके काम में नहीं दिखता है कि ये बहुत ही अग्रेसिव होकर आदिवासियों के हक के लिए लड़ रहे हैं। बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने ये दिखाया है कि आदिवासियों
हिंदू समाज जो है वो आदिवासियों को अपने बीच में लाने, अपनी मुख्य धार में लाने की एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया चलती रहती है हिंदू और आदिवासियों की। हिंदू एब्जॉर्प्शंस का मेथड जो है ना, आदिवासियों का, वो चलती रहती है। हम लोग जानते हैं एक उसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो लेकिन इसके बावजूद भी आदिवासी समाज में जो परिवार का स्वरूप है, जैसे ये अलग बात है कि आदिवासी रामनवमी के उत्सव में भी भाग ले हनुमान जयंती भी मना ले, वो तो एक अलग बात है, और अपने देवता की भी पूजा करता रहे, ये तो हो सकता है आसानी से। इसका मतलब ये नहीं निकलता कि आदिवासी समाज का जो परिवार का ढांचा है, वो हिंदू परिवार का जो आमतौर पर ढांचा होता है वैसे ढांचा बन जाए। आदिवासी अपना पारिवारिक ढांचा जो है वो अपना कायम रखते हैं, ऐसी मेरी समझ है। वो उसको छोड़ते नहीं है, बावजूद इसके कि वो हिंदुओं की कुछ धार्मिक गतिविधियों में भाग लें। अच्छा, एक तरफ ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें यह है कि कई जगह आदिवासियों में बहुविवाह भी है। मतलब एक आदिवासी एक से ज्यादा महिलाओं से शादी कर लेता है, और वहां पे उसको सामाजिक मान्यता भी है। तो ये सब जो परिस्थिति है, इसके प्रति वनवासी कल्याण आश्रम का क्या दृष्टिकोण रहता है? वनवासी कल्याण आश्रम कुछ मामलों में सुधार की हिमायत करता है और उसकी हम्म, कोशिश होती है कि कुछ चीज़ों में सुधार हो। लेकिन जो वनवासी कल्याण आश्रम का एक दूसरा पहलू सामने आता है, वह यह कि वो इस बात की भी हिमायत करता है कि इनके ऐसे कस्टमरी लॉज़ में, प्रथागत रूप से जो कानून हैं, जो परिवार को संचालित कर रहे हैं, रिवाजी कानून जो है। जी, जी, रिवाजी कानून जो है, उस पर राज्य की कोई दखल-अंदाज़ी ना हो। तो हम ये देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक लंबे समय से यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की माँग करते रहे हैं, और ऐसा लगता है कि किसी भी समय वे इस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। कई सरकारों ने, उत्तराखंड की सरकार ने इसे लागू भी किया है। लेकिन वनवासी कल्याण आश्रम की तरफ से यह माँग है कि आदिवासी समूहों को या अनुसूचित जनजातियों को यूसीसी से, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड से अलग रखा जाना चाहिए। और जब उन्होंने यह माँग उठाई, तो धीरे-धीरे करके जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े अन्य लोग थे, उन्होंने भी इसका समर्थन करना शुरू किया। तो ये भी और बाद में गृह मंत्री ने कहा कि बाहर रखा जाएगा अनुसूचित जनजातियों को। उत्तराखंड में जो यूसीसी का बना है, उससे आदिवासियों को बाहर रखा गया है। और तो ये एक वनवासी कल्याण आश्रम के काम करने के तरीके को दिखाता है कि वे आदिवासियों के भीतर की विविधता को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, बनिस्बत मतलब उस स्थिति में जबकि ऐसा उन्हें यह लगे कि ये जो समूह हैं, वो खुद को हिंदू के रूप में ही मान रहे हैं। लेकिन उसमें बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शन हमें दिखेगा। ये यूसीसी का तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये सरना कोड का समर्थन नहीं कर रहे हैं झारखंड में, क्योंकि इन्हें लगता है कि सरना कोड की बात अगर हम मान लेंगे, तो हो सकता है कि हिंदुइज्म से अलग कोई चीज़ खड़ी हो जाए। तो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनके अंदर बहुत सारी विविधता है, वनवासी कल्याण आश्रम को दिक्कत नहीं है, बशर्ते वे लोग यह मान कर चलें कि वो हिंदुइज्म के ही नज़दीक हैं। वो क्रिश्चियनिटी की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो इस्लाम की तरफ नहीं जा रहे हैं, या फिर वो अपनी कोई ऑटोनोमस आइडेंटिटी कि हम सरना कोड वाले हैं, ये नहीं कह रहे हैं। तो ये उनकी एक स्ट्रैटेजी रही है। मैं एक छोटा-सा थोड़ा-सा उल्लेख करना चाहूँगा यहाँ पर कि अ, उनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग हो जाती है नॉर्थ ईस्ट में। जब नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने काम करना शुरू किया, तो रमाकांत देशपांडे जिन्होंने कि वनवासी कल्याण आश्रम का गठन किया था, तो जब वो वहाँ गए, तो वहाँ पर जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, जो कि क्रिश्चियन नहीं बने थे, उन्होंने संदेह से उन्हें देखा, और ये सारी बातें इन्हीं के दस्तावेजों में दर्ज हैं, वनवासी कल्याण आश्रम के दस्तावेजों में। और उन्होंने रमाकांत देशपांडे से कहा कि क्या आप भी हमारा धर्मांतरण करने आए हैं? तो रमाकांत देशपांडे ने वहाँ यह कहा, और बाद में वनवासी कल्याण आश्रम ने इसको मान्यता दी कि हम आपका धर्मांतरण करने नहीं आए हैं। हम यह चाहते हैं कि जो हमारे देश की ज़मीन पर जो धर्म या जो आस्थाएँ उभरी हैं, वो उसी तरीके से कायम रहें। तो आप क्रिश्चियन मत बनिए, अब हम ये नहीं कहने आए कि आप हिंदू बनिए, हम सब जो हैं, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सनातन धर्म का हिस्सा है। यानी सनातन धर्म का मतलब कि जो भी फेथ जो है, जो भी आस्था या जो भी धर्म, रिलीजन जो है, वो इस देश की धरती से उपज कर आया है, वह सनातन धर्म का हिस्सा है। तो वहाँ पर वो हिंदुइज्म की एक बहुत ही व्यापक व्याख्या कर देते हैं। लेकिन जब वो झारखंड में आते हैं, तो वो उस तरह की व्यापक व्याख्या नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अगर वो इस तरह की व्यापक व्याख्या को मानते, तो वहाँ पर उन्हें सरना कोड को स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर वो सरना कोड का विरोध करते हैं। तो अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरह की रणनीति अपनाते हैं, ये सोचकर कि किससे उनका जो कोर एजेंडा है, वो आगे बढ़ेगा, और वो कोर एजेंडा ये है कि जो सारे की सारी जनजातियाँ हैं, वो हिंदू धर्म से ही जुड़ी हुई हैं,
और भले ही वो वनों में रहती हैं इसलिए वनवासी हैं। जी सर। अच्छा, अब एक थोड़ा-सा मैं अपना हम लोग चर्चा के आखिरी दौर में हैं। मेरी जिज्ञासा ये है, अभी-अभी झारखंड में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, हुँ, हुँ, उसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए वो चुनाव हार गया। उसके बारे में एक मोटी समझ ये बताई जाती है कि चूँकि हेमंत सोरेन जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा, इसलिए आदिवासियों में इस बात को लेकर बड़ी नाराज़गी थी कि उनके साथ अन्याय हुआ, तो इसलिए आदिवासी वोट उधर चला गया। तो अ, तो आपको क्या लगता है, क्या वनवासी कल्याण आश्रम वहाँ पे ऐसी स्थिति में नहीं था कि वो आदिवासी वोटों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ चैनलाइज़ कर सके? क्योंकि उस गिरफ्तारी से पहले तो माना जाता था कि हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है, लोग नाराज़ हैं और भाजपा वहाँ पे चुनाव जीत जाएगी, ऐसा माना जाता था। हुँ। इसमें एक बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव ही नहीं हारी, बल्कि जो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें हैं, उनमें हाँ, से सभी सीटों को हार गई, सिर्फ एक सीट पर उसे जीत मिली और वो अच्छा। सीट भी चंपई सोरेन ने जीती, जो कि दूसरी पार्टी से आए थे। हुँ, हुँ, और लोकसभा के चुनाव में झारखंड में वो लोकसभा की जो सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए, वो हुँ, सभी सीटों पर हार गए थे। तो हुँ, वहाँ पर उनकी स्थिति जो है वो खराब रही। हुँ, लेकिन मेरी जो समझ है वो ये है कि चाहे वो झारखंड हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे हम ये मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, इन सभी राज्यों में जो काम वनवासी कल्याण आश्रम ने किया है वह यह है कि उसने भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आधार को तैयार कर दिया है। हुँ, इसका मतलब ये है कि कभी भी वो बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि उनका वोट जो है 10% से नीचे आ जाए आदिवासियों के बीच में। वो वोट हमेशा ही 20 से 25 या उससे ऊपर 35-40 तक भी जा सकता है। भले ही चुनाव और क्यों ना हार जाएँ वो। भले ही वो चुनाव हार जाए या चुनाव में उनको अन्य समूहों का मदद ना मिले या फिर आदिवासियों का 5-7% वोट कम मिल जाए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की तुलना में, जैसा कि झारखंड में हुआ। लेकिन एक एक निश्चित वोट उनको अब इन इलाकों में मिल रहा है। और दूसरी चीज यही बात है कि जो सारे आदिवासी इलाके हैं वहां पर वनवासी कल्याण आश्रम जो है वो एक तरह का नैरेटिव प्रस्तुत करता है, लेकिन दूसरी तरह के नैरेटिव को प्रस्तुत करने वाली शक्तियां भी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा है जिसने आदिवासियों के अपमान का या उनकी अवमानना का मुद्दा उठाया। राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी करके एक नई पार्टी उभर कर सामने आ रही है, जो कि पूरा इनका नैरेटिव है आरएसएस का और वनवासी कल्याण आश्रम का, उनके खिलाफ एक नैरेटिव प्रस्तुत करती है कि हमारी अपनी अलग पहचान है, हमें हिंदू के रूप में प्रस्तुत ना किया जाए और ये जो पूरी कोशिश हो रही है हम उसके खिलाफ अपने आप को मोबिलाइज कर रहे हैं और उन्हें सफलता भी मिली। राजस्थान के चुनाव में भी, लोकसभा में भी उनका एक सांसद जीत कर आया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम एक खुले मैदान के रूप में आदिवासी क्षेत्रों की कल्पना करते हैं, तो उसमें कई तरह के कॉम्पिटिंग क्लेम्स, प्रतियोगी रूप से दावेदारी करने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं। एक खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वनवासी कल्याण आश्रम है, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा एक खिलाड़ी हो सकती है, कांग्रेस का अपना एक विजन है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से मिली हुई है और कई अन्य छोटी-छोटी शक्तियां भी हैं। तो ऐसे में कोई जरूरी नहीं है कि हर बार जो वनवासी कल्याण आश्रम है वही डोमिनेटिंग सिचुएशन में हो। यह होता है और ये हो भी रहा है देश के कई भागों में कि जो वैकल्पिक व्याख्याएं हैं उन्हें भी आदिवासी अपना रहे हैं और उन्हें अपने लिए ज्यादा श्रेयस्कर मान रहे हैं। और लेकिन इनकी कोशिश जारी रहती है, इसीलिए आप ये नोट करेंगे कि जब भी चुनाव होता है ये काफी हद तक जो आदिवासी क्रिश्चियन है उनके खिलाफ मोबिलाइजेशन शुरू कर देते हैं। एक बड़ी ही रोचक बात हुई कि जब ये किताब प्रकाशित हुई तो और मैं उनकी शायद सदस्यता भी मानूंगा कि जो वनवासी कल्याण आश्रम के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं वो मुझसे मिलने आए। तो बातचीत हुई, उन्होंने कहा, मैंने उनसे ये पूछा कि क्या आपको लगता है कि मैंने कोई किताब में गलत तथ्य प्रस्तुत किया है? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो मुझे एक संतोष हुआ और मैंने कहा कि ठीक है, बाकी व्याख्या मेरी है, विश्लेषण मेरा है। लेकिन मैंने उनसे एक सवाल किया कि अच्छा जो भी है, अब यहाँ पर अगर कुछ आदिवासी क्रिश्चियन बने भी हैं, तो अब वो क्रिश्चियन के रूप में हैं और कुछ मुस्लिम भी उन इलाकों में रहते हैं, तो आप उनके साथ क्या करेंगे? मतलब उनको क्या आप नागरिक नहीं मानते, उनको बराबरी का हक नहीं देते हैं? तो मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि इसकी जगह वो झारखंड में घुसपैठियों की संख्या बढ़ने पर बहुत ज़्यादा जोर देने लगे और इसी तरीके से क्रिश्चियन मिशनरियों के गलत काम पर जोर देने लगे। तो मुझे ये लगता है कि वनवासी कल्याण आश्रम के पास इसका कोई ज़्यादा या सीधा सरल जवाब नहीं है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं पूरे देश में भी और ट्राइबल एरियाज़ में उनके साथ वो क्या व्यवहार करना चाहते हैं, उनको किस तरीके से ट्रीट करना चाहते हैं। हमेशा ऐसा लगता है और बहुत ज़्यादा अब उनका जोर हो गया है घुसपैठियों पर,
कि घुसपैठिए आ रहे हैं, शादी कर रहे हैं आदिवासी महिलाओं से, वहाँ की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे हैं। तो इस नैरेटिव पर आजकल वो लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस नैरेटिव को फैलाने वाले अगुवा के रूप में काम कर रहे हैं। तो हमेशा ही एक माइनॉरिटी को एक बाहरी शत्रु के रूप में दिखाने की इनकी कोशिश है, और मुझे लगता है कि ये इनके जो कुछ भी थोड़े बहुत प्रगतिशील किस्म के काम हैं आदिवासियों के हक में, उससे ज़्यादा उस पर बहुत भारी पड़ता है। और लगता है कि इनका मुख्य चरित्र फिर यही है कि किसी भी तरीके से विभाजन पैदा करके और एक ऐसी स्थिति बनाई जाए जैसे ध्रुवीकरण वाला चुनाव हो और सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो, आरएसएस का वर्चस्व बना रहे। अब एक आखिरी सवाल जो बड़ा एम्पिरिकल किस्म का सवाल है। आपने कहा कि ये एक मैदान है, इसके अंदर तरह-तरह की शक्तियाँ सक्रिय हैं और आदिवासियों को अपने पक्ष में अपनी-अपनी कहानियाँ आदिवासियों को बता रही हैं। और आदिवासी कई जगह राजस्थान में एक आदिवासी पार्टी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी एक बहुत पुरानी ताकत है, स्थापित ताकत है आदिवासियों के बीच में। आपको लगता है इस पूरे मैदान में सबसे बड़ी आदिवासी शक्ति कौन-सी है? झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी शक्ति है या वनवासी कल्याण आश्रम धीरे-धीरे उससे भी बड़ी ताकत बन गई है, भले ही वो सीधे चुनाव ना लड़ती हो? जी। नहीं, मुझे ये लगता है कि चूँकि झारखंड मुक्ति मोर्चा तो मोटे तौर पर झारखंड की पार्टी है और उड़ीसा के कुछ जिलों में इसका प्रभाव है, थोड़ा बहुत बिहार से लगे हुए क्षेत्रों में। तो अगर मैं पूरे देश के आदिवासी इलाकों को देखूँ तो मैं कहूँगा कि शायद वनवासी कल्याण आश्रम, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस को कांग्रेस से थोड़ा एज है। क्योंकि कांग्रेस का भी काफ़ी प्रभाव है इन इलाकों में, जो अलग-अलग जगह हैं, खासतौर पे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी जो आवाज़ें हैं या भारतीय आदिवासी पार्टी, वो लोग कुछ पॉकेट्स में, और झारखंड मुक्ति मोर्चा तो खैर पूरे एक राज्य में है, तो मजबूती से टिके हुए हैं और उनका जो नैरेटिव है आदिवासियों को लेकर, वो नैरेटिव काफ़ी तो कांग्रेस के नैरेटिव, खासतौर पे आज की जो कांग्रेस है, जो राहुल गांधी की कांग्रेस है, उसके नैरेटिव से मिलता-जुलता है कि उन्हें यह हक है कि वो अपने आप को किस तरीके से परिभाषित करते हैं। जो अतीत की कांग्रेस थी जिसमें काफ़ी हद तक ऐसे नेता थे, शुक्ला जी जैसे नेता, उनकी ये चिंता होती थी कि आदिवासी खुद को हिंदू ही माने, लेकिन आज की कांग्रेस इस बात पर मुझे लगता है जोर देती है कि वो जैसे खुद को दिखना चाहते हैं वैसे देखें। तो मैं ये कहूँगा कि वनवासी कल्याण आश्रम, भारतीय जनता पार्टी, शायद उसको थोड़ा एज है, वो एक आदिवासी इलाकों में बड़ी शक्ति के रूप में है, लेकिन अधिकांश इलाकों में उनके सामने कांग्रेस भी है, तो वो एक दूसरे स्तर की शक्ति है। और अन्य जो दल है, खासतौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा को अगर मिला ले, तो हो सकता है कि मैं ये कहूँ कि कांग्रेस को थोड़ा एज भी है, लेकिन अभी वो चुनाव परिणामों में बहुत मजबूती से नहीं दिखता है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आदिवासी क्षेत्रों में कुल मिलाकर 3 बड़ी ताकतें हैं, और भी ताकतें हैं, लेकिन 3 प्रमुख ताकतें हैं। उनमें वनवासी कल्याण आश्रम एक ताकत है, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ताकत है और कांग्रेस का भी आदिवासियों में अभी काफ़ी कई जगह प्रभाव है। बिल्कुल, ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल। तो बहुत ही उम्दा किस्म की चर्चा रही कमल आपके साथ में, और हम लोग कुछ निष्कर्षों पर भी इसमें पहुँचे। और आपकी बात से ये भी लगता है कि वहाँ पर जो ईसाई धर्मांतरणवादी सक्रिय हैं उस पूरे इलाके में, जो मिशनरी शक्तियाँ सक्रिय हैं, तो वनवासी कल्याण आश्रम अपने प्रभाव का फ़ायदा उठाकर उनको आतंकित वगैरह करने की कोशिश नहीं करता है। तो उनको ये डर नहीं लगता है कि उनके खिलाफ हिंसा हो जाएगी। हालाँकि उड़ीसा में इस प्रकार की एक भीषण घटना हुई थी, लेकिन उसके बावजूद आम तौर पर उनके खिलाफ आतंक का माहौल वहाँ पर नहीं है। और बावजूद इसके कि ये लोग सत्ता में भी हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी सत्ता का इन्हें लाभ भी है, उसके बावजूद भी इन शक्तियों को वो लोग आतंकित करने की कोशिश नहीं करते हैं। नहीं, तो आप देखना मैं जी, ये कहूँगा बस एक छोटी-सी बात, कि कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक छोटा-सा उदाहरण दूँगा, प्रवाल सिंह जुदेव जो हैं, वो उनके दादाजी ने वनवासी कल्याण आश्रम को बनाने में मदद की, उनके पिताजी काफ़ी सक्रिय थे। अब उन्होंने एक धर्म सुरक्षा समिति करके एक संगठन बनाया, और वो उन्होंने ये दिखाया कि पूरे साल में उन्होंने 250 के आस-पास लोगों की घर वापसी कराई, ट्राइबल्स की। तो ये पूरा का पूरा वो नज़ारा वो पब्लिक रूप से करते हैं, और जब वो पब्लिक तरीके से इस चीज़ की घर वापसी कराते हैं, तो 250 तो बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन उससे जो एक भय, जो एक आतंक पैदा होता है माइनॉरिटीज़ के भीतर, वो काफ़ी एक डरावना अनुभव होता है उनके लिए। हो सकता है सीधी हिंसा ना हो, पर वो आतंक ये पैदा करते हैं दूसरे संगठनों के माध्यम से। इसमें वनवासी कल्याण आश्रम का बैनर नहीं लगा होता है, उसके नेतागण नहीं होते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जो प्रवाल सिंह जुदेव हैं, उनका कितना गहरा नाता है वनवासी कल्याण आश्रम से। तो आतंक थोड़ा बहुत तो पैदा करते हैं। जी। इसका मतलब ये है कि जो दबाव की राजनीति है, उसको चालाकी से इस्तेमाल किया जाता है, हुँ। और जो आतंक की राजनीति है, सत्ता का लाभ उठाकर उसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन खुलेआम नहीं, लेकिन उसे चतुराई से इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, आप इस प्रश्न के ऊपर लगातार निगाह बनाए रखेंगे
और मैं भी बनाए रखूँगा और हम लोग आदिवासी प्रश्न के ऊपर आपसे बीच-बीच में चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोटे तौर पे सारे भारत में 9% करीब आदिवासी हैं और उनकी उन 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 वो सामाजिक दृष्टि से काफ़ी भिन्न किस्म के हैं। जो उत्तर-पूर्व के आदिवासी हैं, बिल्कुल अलग तरह के हैं। जो मध्य भारत के आदिवासी हैं, वो बिल्कुल अलग तरह के हैं। और उनके बीच की जो राजनीति है, वो भी अलग-अलग किस्म की है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन आदिवासियों के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर आया है। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद कमल जी। फिर आपका मिलेंगे बहुत इस विषय पे, दोबारा चर्चा करेंगे। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार।